नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक बहुत और न्यायपालिका हमारे इस जो संवैधानिक इकाई है हमारा मुल्क भारत राष्ट्र, उसकी एक बहुत ही इनवैल्यूएबल बेशकीमती संस्था है हमारी न्यायपालिका। उसमें भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो और भी अधिक एक भारतीय नागरिक होने के नाते उसकी साख पर जब कोई आघात होता है, कोई उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो मुझे एक भारतीय नागरिक के नाते जो है बहुत चिंता होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो कल के मेरे उद्गार जो है उसी संबंध में थे। आज कुछ और भी जो मेरे याद में पड़ रहा है और ये मेरी गुजारिश है न्यायपालिका से, विशेष करके हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि इन पर जरा गौर करें और यदि कोई गलत लगता है तो कोई संकोच न करें। हम वो आकर के बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे आदरणीय उमेश ललित माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य जी ने इन्हें अपने उद्गार उन्होंने बता ही दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण जो है वो जनता के सेवक हैं। तो हम वो सेवक और मालिक वाली बात नहीं करते, लेकिन हम कोई भी ऐसी बात है तो ऐसा निवेदन, ऐसी अपेक्षा, ऐसी सलाह देने के लिए, मशवरा देने के लिए हर वक्त तैयार है। तो एक वाकया हमको और भी याद आता है कि हमारे जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं आदरणीय NV रमन्ना जी, भारत गणराज्य के मुख्य न्यायाधीश के पद से, तो एक जगह कह रहे थे कि वो शायद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो माननीय जो है न्यायमूर्ति थे जगमोहन लाल सिन्हा, इन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव पर फैसला दिया था। तो उनका संदर्भ देते हुए श्री NV रमन जी या रमन्ना जी जो है ये कह रहे थे कि ऐसे न्यायमूर्ति के साहसिक फैसले से और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी शाख, उसकी प्रेस्टीज जो है प्रेस्टीज में बहुत इजाफा होता है। ये बिल्कुल सही है। इसमें ये बिल्कुल सत्य है कि जगमोहन लाल सिन्हा ने जो फैसला दिया उस इंदिरा गांधी के खिलाफ, जो कि उसमें तपी हुई थी, पूरे देश में कोई चू नहीं बोलता था।
और न्यायपालिका की ताकत जो है उस अहंकारी इंदिरा गांधी को दिखा दिया। वो भी एक उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का नहीं, उच्च न्यायालय का, और वो भी कोई बेंच नहीं थी, अकेला, और भी यानी डिस्ट्रिक्ट जज से वो प्रमोट हुए थे, कोई डायरेक्ट नहीं आए थे। तो बात इतनी सी भर नहीं है, ये श्री रमन्ना जी से अपेक्षा है कि जरा इसका भी वर्णन कर दिए होते कि ये फैसला देने में उनको कितनी दिक्कतें और कितनी अन्य राजनीतिक हलकों से जो उनको धमकियां मिल रही थी, यदि इसका भी वर्णन कर दिए होते तो ये जो राजनीतिक पक्ष है, और मैं तो कहूँगा ही, रमन्ना जी को शायद ये कहने का साहस न हो, लेकिन मैं एक भारतीय नागरिक के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जरूर कहूँ। तो इन कांग्रेस वालों का, इन जेएनपीसी वालों का और भी चेहरा जो है वो बेनकाब होगा। तो इन सबों ने धमकियां बहुत दी, बहुत लालच दिए। तो हमारे आदरणीय जगमोहन लाल सिन्हा, माननीय न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उन प्रलोभनों और उन धमकियों के आगे झुके नहीं, और उन्होंने जो फैसला दिया था वो फैसला हिंदी में था, लगभग 252 पेज का था, 252 पृष्ठों का था, और लोगों की आशाओं के विपरीत लोग सोचते थे, अरे मामूली सा एक उच्च न्यायालय का जज जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला देगा और इतनी हिम्मत दिखाएगा। लेकिन सबकी आशंकाओं को निर्मूल करते हुए उन्होंने फैसला दिया, और यहाँ तक कि कहा दिया कि सी इज नो मोर पीएम। लेकिन इसके साथ साथ वो जगमोहन सिन्हा साहब को कितनी धमकियां मिली, कितने प्रलोभन मिले, इसलिए उस जमाने में शायद कुछ इसके खुलासे हुए थे। तो ऐसे फैसलों ऐसा फैसला करते समय एक न्यायमूर्ति को, इलाहाबाद न्यायमूर्ति चाहे उच्च न्यायालय को, चाहे माननीय उच्च न्यायालय का हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, इन राजनीतिक हलकों से जो राजनीतिक रसूखदार और जो अपने स्वार्थ में जो है पूरा धंसे हुए, अपने स्वार्थ के अनुसार ही जो है वो न्यायपालिका की भी बाह मरोड़ने का प्रयास करते हैं, और कार्यपालिका तो उनकी मुट्ठी में रहता है, पूरी संस्था उनकी मुट्ठी में रहती है। तो इतनी धमकियां, प्रलोभन, और यह भी श्री रमन जी को मालूम होगा, रमन्ना जी को मालूम होगा कि शायद वो ये फैसला देकर के कई दिनों तक वो गायब हो गए थे, भूमिगत हो गए थे। तो इतनी कुर्बानी देनी पड़ती है न्यायपालिका की शाख और उसकी प्रतिष्ठा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाने के लिए। तो इसका भी यदि जिक्र कर दिए होते तो और भी तस्वीर जो है वो साफ हो जाती। इसी संबंध में भारतीय जनता दल और मैं श्री एन.वी. रमन्ना से ये भी कहना चाहते हैं कि जरा अंदाज करिए कि वो इंदिरा गांधी के चुनाव संबंधित फैसला था, और यह जो रायबरेली गेस्ट हाउस का केस था, वह उसके राजनीतिक कैरियर पर सबसे बड़ा कलंक था कि उसने अपने ही कार्यकर्ता सुकन्या सिंह का उसने के साथ उसने अमानुषिक, जिसको कि आप लोग बलात्कार या रेप कहते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करने में भारतीय जनता दल को और मुझे भी बड़ा संकोच होता है, एक मानसिक बाधा आती है। तो जब भी ये बात आती है तो भारतीय जनता दल हमेशा इसको बोलता है अमानुषिक अत्याचार।
तो जो अमानुषिक अत्याचार किया था राहुल गांधी ने, तो उसके राजनीतिक करियर पर सबसे बड़ा एक मैंने धब्बा, कलंक और बाधा रहती। तो इस संबंध में यदि कोई केस माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास आता है, तब वो कितना दबाव रहा होगा, इसका भी अंदाज हमारे श्री एन.वी. रमन्ना कर सकते हैं। और श्री एन.वी. रमन्ना नहीं, बल्कि हमारे जो उच्च न्यायपालिका के माननीय न्यायमूर्ति गण भी कर सकते हैं। और इसी संबंध में इसीलिए भारतीय जनता दल का ये कहना है कि जिस माननीय न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के ये जानते हुए कि ये बलराम सिंह, उनकी पत्नी सुमित्रा सिंह और उनकी बेटी सुकन्या सिंह, जिस सुकन्या सिंह के जो पीड़ित थी, जो है उसके साथी थे इस राहुल गांधी के, और राहुल गांधी खुद 8 लोगों के द्वारा अमानुषिक अत्याचार का वो शिकार थी, और उसको गायब करके ये दूसरा परिवार खड़ा कर देना, ये जो माननीय न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के, उनको बिल्कुल साफ अवश्य दिखा होगा कि ये प्लांटेड और फैब्रिकेटेड ये कथा है, एपिसोड है। लेकिन तब भी इस जीएनपीसी के दबाव में आना और फिर इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का इसमें दखल न देना, ये सब दिखाता है कि वो कितने दबाव के कारण जो है इंसाफ दिलाने में पूर्णतः जो है वो विफल ही नहीं, बल्कि ऐसा लगा कि अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। तो ये सब गंभीर विषय हैं, और भी विषय होंगे। हम नहीं कहते हैं कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसले नहीं दिए। जैसा कि मैंने कल के एपिसोड में बताया था कि राष्ट्रपति के खिलाफ के फैसले के खिलाफ जाकर के, जबकि पहली बार भारतीय न्यायपालिका या माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में कि एक राष्ट्रपति खुद जो है वो पर्सनली अपीयर हुए थे, तब भी उनके खिलाफ इतने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये फैसले दिए गए थे। हमारे आदरणीय मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, जो कि माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य थे, के द्वारा ऐतिहासिक फैसला दिया गया था। तो इसी प्रकार कई ऐतिहासिक फैसले, और उन ऐतिहासिक फैसलों में एक फैसला तो हमेशा ये देश बिल्कुल याद रखेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में एक बहुत ऐतिहासिक फैसला यह देश हमेशा याद रखेगा कि इमरजेंसी के दौरान, जिसमें पूरा देश आतंकित था और इस न्यायपालिका और खास करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बाहें जो है वो मरोड़ी जा रही थी इस गद्दार इंदिरा गांधी के द्वारा। लेकिन हमारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, कुछ हद तक उसके प्रभाव में आया भी। लेकिन एक किस्सा होता है ना कि पुशिंग टू द वॉल, ये स्थिति तक जो है वो कोई झुकने को तैयार नहीं हुआ हमारा जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। और ख़ास करके इस मामले में कि जो संविधान संशोधन की धारा 368 को ही संशोधित करके ये इंदिरा गांधी जो है संसद को निर्बाध शक्तियां देने के पक्ष में थी कि वो संविधान की यानी कोई भी धारा को संशोधित, माने ये संसद जो है संविधान की कोई भी धारा संशोधित कर सकती है। इस तरह की निर्बाध शक्ति लाने के लिए इसने जो संविधान संशोधन
की प्रक्रिया वाला जो 368 धारा को ही उसने संशोधित कर दिया। इतनी बड़ी खुराफात, ताकि संसद तो उसकी मुट्ठी में था, जो चाहे वो कर दे। लेकिन इसमें सर्वोच्च न्यायालय झुका नहीं और उसने अपनी ताकत दिखाई। और इसका वर्णन हमने किसी एपिसोड में किया हुआ है। और उस पर जो फैसला दिया वह इंदिरा गांधी के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा था। उस फैसले को हम फिर से उद्धृत करते हैं। मामला क्या था? ये इंदिरा गांधी चाहती थी कि संसद को, माने इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि संविधान संशोधन करने के मामले में संसद को निर्बाध शक्तियां मिल जाएं। वो कोई भी धारा जो है वो ये जो है संशोधित कर सकती है। इस प्रकार पूरी, यदि उस संविधान को तहस-नहस भी कर दे इंदिरा गांधी संविधान को, तो यह अधिकार उसको मिल जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आज जो है झूठ रूप में ये राहुल वगैरह बोलते हैं कि संविधान नहीं रहा, लोकतंत्र नहीं रहा, और जो है यहाँ तक कि बोला है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है बीजेपी के दफ्तर हो गया। तमाम बातें उस पर भी मैं आ रहा हूँ। उनको आईना दिखाने की जरूरत है। हमारे जितने भी ये जो आदरणीय जो है वकील या अधिवक्तागण हैं, उनसे भी निवेदन है, हमारे अधिवक्तागण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों से भी ये दरख्वास्त है कि वो संगठित होकर के इस राहुल गांधी को आईना दिखाएं। जो कोई झूठ मूठ बोलता है संविधान नहीं, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये सारे वाकयात जो बताए जा रहे हैं भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा, ये सारे जो है वो संविधान को बर्बाद करने के लिए, पूरा तहस नहस करने की जो साजिश जो उसकी नानी ने किया था, ये कम से कम हमारे जो है अधिवक्तागण, और कहाँ के, चाहे वो उच्च न्यायालयों के हों, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालयों के हों, इस जेएनपीसी को, इस राहुल गांधी को, हालांकि उनके भी कुछ समर्थक वहाँ मिल जाएंगे, वो बात दूसरी है। वो इंदिरा जैसे वगैरह कपिल सिब्बल और वो अभिषेक मनु सिंघवी इत्यादि वहाँ पर हैं, इत्यादि ब्लैक शिप आपको मिलेंगे। तो लेकिन फिर भी आईना उसको दिखाइए कि ये है वो संविधान को तबाह करना, नष्ट करना और उसके वजूद को मिटाना। तो उसने तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में एक धारा है, संविधान धारा 368, उसी में संशोधन करके संसद के पास निर्बाध शक्तियां जो है वो देने का वो एक कुचक रच रही थी वो गद्दार इंदिरा गांधी। जो मामला ये सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा, तो जो उसने फैसला दिया, हालांकि डिटेल में विस्तार से हमको इसमें याद नहीं है, लेकिन उसका जो सारांश है, जो उसका लबे लुबाव है, वो मैं आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को मैं बता रहा हूँ। उसने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने, द डोनी ऑफ ए लिमिटेड पावर कैन नॉट बाय इट्स अमेंडिंग पावर कन्वर्ट ए लिमिटेड पावर इनटू एन अनलिमिटेड पावर। मतलब कि इस कहने का सारांश ये है कि ये चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, ये लोकतंत्र के 3 बड़े बड़े स्तंभ हैं। और किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के ये 3 बड़े बड़े हैं कि आपके कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका। ये सभी शक्तियां कहाँ से प्राप्त करते हैं? भारत के संविधान से। ये तीनों अंग जो हैं, ये भारत के संविधान से शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो ये जो संवैधानिक शक्ति के ये पाता है, यानी प्राप्त करता है, पाता है।
देने वाला कौन है? संविधान। तो संविधान डोनर हुआ, डोनर मतलब देने वाला, और ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो है उस संवैधानिक शक्ति के डोनी है, यानी प्राप्त करता है, ये पाने वाले। तो संसद भी एक वो संवैधानिक शक्ति की वो डोनी है। और डोनी किसकी है? लिमिटेड, सबको, किसी को भी निर्बाध अनब्राइडल्ड पावर नहीं मिली हुई, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे आपकी विधायिका हो, सबको लिमिटेड पावर। तो लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का वो ये तीनों डोनी है। तो संसद भी एक लिमिटेड पावर की डोनी है, माने प्राप्त करता है। तो वही उन्होंने कहा कि एक सीमित शक्तियों की प्राप्तकर्ता संस्था जो संसद है, वह अपने संविधान में संशोधन करने की शक्तियों के बूते एक सीमित शक्ति को असीमित में नहीं बदल सकती। ये बहुत तगड़ा तमाचा जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के ऊपर और उस इंदिरा गांधी के मुंह पर मारा। ये ऐतिहासिक फैसला है इस प्रकार कई, लेकिन कई उसके कदम जो है वो उस देश के पक्ष में वो नहीं माने जा सकते। जैसे वो हवाला का केस है, जैसे एक बार जो है नरसिम्हा राव की सरकार अल्पमत में आ गई थी। सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आया कि भाई जो एमपी खरीदे गए थे, तो अब ये फैसला है कि भाई पैसा लेकर के और यानी पैसा लेकर के उसके पक्ष में वोट करना, ये करप्शन नहीं है। पैसा लेकर के वोट ना करना करप्शन है। और एक फैसला और याद आता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हमारे देश की अस्मिता का एक अहम हिस्सा है भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति का सम्मान करने की जिम्मेदारी सबकी है, न्यायपालिका की भी। तो उसमें जो है होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियन, इसके द्वारा जो है यानी भारतीय संस्कृति की गरिमा को यानी आघात करने वाला इस तरह के फैसले जो मिले हैं, वो भारत के लोगों को आहत करता है। जरा इस पर ठीक से वो विचार करें। अब कानून कहाँ तक होता है? कानून है भी तब भी, कानून यदि नहीं भी है तो सर्वोच्च न्यायालय को तो अधिकार होता है कि वो एडवाइस करे सरकार को कि इस तरह का कानून बनाए। तो होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियन कल्चर के संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आए हैं, वो हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो विचारधारा है, जो हमारी मूल अवधारणा है, उस पर सीधा चोट है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जिस पर कि न्यायपालिका को और खास करके सर्वोच्च न्यायालय को बहुत ही ठंडे मन से, बहुत ही गौर से करना चाहिए। इसलिए कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और न्यायपालिका हमारी एक बहुत बेशकीमती संस्था है, और उसकी शाख और जिस उद्देश्य के लिए वो बनाई गई है, यदि उस उद्देश्य को हासिल नहीं करती है और उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती है, मन में बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो ये सब बातें हैं। तो कल बात हो रही थी कि अक्सर ये जो है इस तरह की गंदगी जो है मीडिया में चल रहा है, उन गंदगियों में एक बराबर ये जो कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को जिस तरह से अपमानित करके निकाला गया, अपमानित तो उनको मजबूरन जबरन निकाला गया, वह हमारे
यानी आज़ाद भारत के लिए सबसे बड़ा कलंक है, सबके लिए कलंक है। लेकिन उस घटना को हिंदू बनाम मुस्लिम करना भी उससे ज़्यादा कलंक है। अब वो भी तब जबकि उसकी जड़ में वो गद्दार नेहरू है। कश्मीर की सारी समस्या और इस देश की और भी समस्याओं की जड़ में वो इस देश का नेहरू के विषय में तो नेहरू के विषय में तो भारतीय जनता दल ने अपने देशवासियों को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को परिचय कराया था कि यह कि नेहरू जो था, यदि उसके चरित्र को ठीक से समझना है तो वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। सारांश में वह मैं फिर से कह दे रहा हूं कि वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था नेहरू। और इतना ही नहीं, और भारत के लिए भारत का जो है सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार और बहुत ही खतरनाक दुश्मन था। आप कह सकते हैं भाई इतना गुस्से में आप क्यों कर रहे हैं। मैं बस इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो शब्द गद्दार है, दुश्मन है और एजेंट है, ये जिसको क्वालिफाई करता है, जिसकी विशेषता ये बताता है, उससे भी घिनौना उसका चरित्र था। ठीक से कोई भी जिसको भी इस मुल्क की चिंता हो और इस मुल्क से मोहब्बत करता हो, वो जान सकता है इसको, और उसको अनुभव जरूर हो। तो कोई इस तरह से कहता है कि ये यूट्यूब वाले सर कहाँ से पुरानी बातें लेते आते हैं। अरे भाई, पुरानी बातों से जड़ से ही पता चलता है कि ये पौधा कैसा है, पेड़ कैसा है, उसको और उसके फल कैसे होंगे। जब जड़ की पहचान हो जाए तो उस जड़ से निकले हुए वृक्ष का, निकले हुए उसके फूलों का, पत्तियों का और फल का पता चलता है। तो जब उसकी जड़ ही जहरीली हो देश के लिए, तो उसके बाद उसी जड़ से निकले हुए ये गद्दार इंदिरा गांधी, गद्दार जो है राजीव गांधी, गद्दार ये राहुल गांधी को अलग से पहचानने की क्या जरूरत है। पहचान लीजिए कि ये देश के दुश्मन है, लेकिन देश के दुश्मन की पहचान जो है सबको होनी चाहिए। अभी भी समर्थन मिलता है ना उसको। तो अब कश्मीर समस्या तो थोड़ा सा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उसको जरा सा गौर से समझें कि जब 14 और 15 अगस्त को हमारे देश का विभाजन हो गया और जो है ये 3 रियासतें यानी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीनों अपने को स्वतंत्र घोषित उन्होंने कर दिया कि न तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे, न तो हम भारत में मिलेंगे। जूनागढ़ को सरदार पटेल ने कुछ ऐसी राजनीतिक युक्ति लगाई कि वो जूनागढ़ का जो नवाब था वो भाग गया पाकिस्तान। हैदराबाद को उन्होंने अपने कूटनीतिक चातुर्य से वो हैदराबाद को आक्रमण करके उस पर हमला करके वो भी निर्धारित से एक दिन पहले ही उसको बोलते थे ऑपरेशन पोलो करके किया। अब रह गया जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर के विषय में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी चाहती थी कि ये जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के पास यदि आ जाए तो वो भी अपना कुछ हिसाब किताब उसमें बनाएंगे, सैनिक अड्डा बनाएंगे और जो भी सर्विलेंस के तमाम सेंटर वो बनाएंगे। तो वो भी चाहते थे कि ये जम्मू कश्मीर जो है
वो पाकिस्तान में आके मिले। तो उन्होंने पाकिस्तान को उकसाया और पाकिस्तान ने और यानी अपने सैनिकों को भेष बदल करके कबीलियों के भेष में भेजा और वो पाकिस्तानी सेना कबीलियों के भेष में पूरे जम्मू कश्मीर के नके नके पे कोने कोने में फैल गई। और इनका राजा हरि सिंह वो उस रियासत के राजा थे। उनकी छोटी सी सेना जो है उसके आगे पस्त हो गई, बेदम हो गई। तो उनके सलाहकार थे महाजन साहब। महाजन साहब को उन्होंने भेजा, दौड़े वो आए और वो नेहरू से मिले। नेहरू ने कहा कि सरदार पटेल से मिलिए। सरदार पटेल ने, जैसा कि कल बताया गया, कल के एपिसोड में बताया गया था, सरदार पटेल ने ये सवाल किया कि हम आपकी सहायता क्यों करें, भारतीय सेना जो है जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए क्यों जाए। तो इन सवालों में एक आशय था कि भाई जब आप हमारे अंग हुए ही नहीं तो क्यों सेना जाएगी। तो वो आशय समझ गए और फिर भागे भागे महाजन अपने राजा हरि सिंह के पास गए, श्रीनगर गए, उन्होंने बताया। तब हरि सिंह खुद आकर के विलय संधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, पर दस्तखत किया। और अब इसके बाद दस्तखत किया और वही फॉर्मेट जो है जो मैंने कि 559 रियासतों को मिलाए थे वो सरदार पटेल, बिल्कुल वो मैंने प्रिंटेड फॉर्मेट था, उस पर दस्तखत कर दिया। और फिर वो भारत का अभिन्न अंग हो गया। इसके बाद भारत की सेना, और उसमें सड़क की व्यवस्था नहीं थी, रोड नहीं था, हवाई जहाज़ से, हालांकि जो हवाई अड्डा भी था वो काफ़ी धूल मिट्टी वाला था, तो उस पर हमारी सेना काफ़ी पानी छिड़क करके वहाँ मैंने उसकी जहाज़ जो है वो उतरती थी, लैंड करती थी। ये सब परेशानियाँ थी। इसीलिए और ये पाकिस्तान की सेना कहाँ कहाँ घुसी हुई है, किस वेज में घुसी है, ये भी पता करने में बड़ी कठिनाइयाँ थी। और हमारी भारतीय सेना को लगभग 1.25 साल से ऊपर, मैंने 18 या 19 मैंने अक्टूबर से ये ऑपरेशन शुरू हुआ और जनवरी फरवरी 18 या 19 अक्टूबर 1947 से शुरू हुआ और जाकर के जनवरी या फरवरी 1949 तक वो चला। एक बात विशेष उसमें उल्लेख करना जरूरी है कि पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए हमारे ब्रिगेडियर उस्मान साहब शहीद हो गए थे। ब्रिगेडियर उस्मान साहब शहीद हो गए थे। तो जो उन ब्रिगेडियर या दिवंगत ब्रिगेडियर उस्मान साहब को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उसने सम्मानित नहीं किया। तो वहीं आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन देखिए कि सन 65 की जो लड़ाई जो लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुई थी, अब्दुल हमीद ने जब वीरता दिखाई, उनके शौर्य और पराक्रम से पूरे देश को परिचय करवाया लाल बहादुर शास्त्री ने। और अब्दुल हमीद यानी लोगों की जुबान पर आ गए और उन्होंने यानी भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान जो है परमवीर चक्र दिलाया। ये भावना होती है देश के प्रति। तो जो लाल बहादुर शास्त्री ने साबित कर दिया कि कैसे सैनिकों का इस तरह से सम्मान करते हैं, वहीं पर जो यानी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ते हुए ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो शहीद हो गए, उसको सम्मान देने की इस गद्दार नेहरू को जरा भी ख्याल और मंशा नहीं हुई। और ये भी ध्यान देने की बात है कि हमारे जो वीके सिंह हैं इसमें, जो कि ये वर्तमान सरकार में मंत्री हैं और वो रिटायर्ड जनरल हैं हमारी सेना के, वीके सिंह ने ब्रिगेडियर उस्मान पर एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है
बताइए कहाँ ब्रिगेडियर और कहाँ जनरल। तो पद के हिसाब से यानी कोई पद के हिसाब से कोई तुलना नहीं है, लेकिन उनकी देशभक्ति से, ब्रिगेडियर उस्मान की देशभक्ति से इतने प्रभावित हो गए जनरल वीके सिंह कि उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान पर एक किताब लिखी और वो किताब बहुत कुछ कहती है। तो ये गद्दार नेहरू ब्रिगेडियर उस्मान को न तो सम्मान दिया, न तो सम्मान देने के इसने मंशा दिखाई, कोई इसने अपना इरादा नहीं दिखाया। तो इस कदर का वो गद्दार था ये नेहरू। तो आ जाइए, तो 100 साल में जो है हमारी भारतीय सेना का काफ़ी हिस्सा जम्मू कश्मीर का जो है वो हिस्से से पाकिस्तानी सेना को भगा चुकी थी, थोड़ा सा रह गया था, और भारतीय सेना को थोड़ा और वक्त मिल जाता। और ये वक्त की बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब ये भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को जम्मू कश्मीर के कोने कोने से भगा रही थी, उसको हरा करके, तब इस गद्दार नेहरू की छाती फूल रही थी। इसकी तो मंशा थी कि भाई कि ये जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, और सरदार पटेल ने तो सेना भेज दिया, और वो सेना जो है काफ़ी हिस्से से खाली बिकरा दिया पाकिस्तानी सेना को भगा करके। तब इसकी छाती फूल रही थी, और इसने सरदार पटेल से कहा, जब सरदार पटेल के ही अधीन आता था, क्योंकि वो गृह मंत्री थे, उसने ये कहा सरदार पटेल से कि सरदार साहब, ये जम्मू कश्मीर का मसला अब हम देखेंगे, बाकी सारा हिंदुस्तान आप देखिए। ये कह करके जम्मू कश्मीर का मसला सरदार पटेल के हाथों से छीन करके ये अपने हाथों में लिया ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और लेते ही उसने अपनी जीतती हुई भारतीय सेना पर एक तरफा युद्ध विराम, मतलब कि यूनिलेटरल सीज फायर लगा दिया। आप आदरणीय भारतीय भाइयों बताइए ना कि कोई भी जो देश का मुखिया होता है प्रधानमंत्री के रूप में अपनी ही जीतती सेना पर वो एक तरफा युद्ध विराम लगाता है, लेकिन वो भी गद्दारी इसने किया, इस नेहरू ने। और यदि ये एक तरफा युद्ध विराम अपनी भारतीय सेना पर न थोपता, अर्थात अपनी भारतीय सेना को और कुछ समय या मौका मिल गया होता, लगभग 20-25 दिन या 1 महीना और, तो हमारी भारतीय सेना जो है पूर्ण रूप से पाकिस्तानी सेना को पूरे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से भगा दी होती, और पूरा जम्मू कश्मीर जो है अपने साथ होता, और जो पीओके का यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर का नामो निशान नहीं होता। लेकिन इसने जो एक तो जम्मू कश्मीर का मसला जो है सरदार पटेल के हाथों से छीनकर अपने हाथों में लिया, और हाथों में लेते ही इसने अपनी जीतती हुई भारतीय सेना पर एक तरफा युद्ध विराम थोपा। तो हमारी जो भारतीय सेना जो है जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को जीत न सकी, यानी जीतने से ये गद्दार नेहरू ने मैंने वो रोक दिया। तो वही हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जो कि कहलाया पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पीओके कश्मीर समस्या का सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है। उस नासूर वो नासूर जो है वो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी का सबसे बड़ा वो नमूना है।
पीओके। और इसकी गद्दारी यहीं तक नहीं रुकी। गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी भारत के खिलाफ यहीं नहीं रुकी, फिर इस मसले को ले गया संयुक्त राष्ट्र संघ। कुछ लोग कहते हैं, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि वो माउंटबेटन की जो पत्नी थी, बीबी थी, एडमिनो माउंटबेटन से इसके कुछ संबंध थे या जो भी संबंध रहे हैं, और अंग्रेजी सरकार या माउंटबेटन खुद अपने पत्नी का इस्तेमाल करती थी नेहरू को प्रभावित करने के लिए। इन सब बातों पर भारतीय जनता दल के लिए मैंने मतलब का नहीं है, महत्व का नहीं है। जो इसने गद्दारी किया अपने राष्ट्र के खिलाफ, भारत के खिलाफ, वो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम के लिए महत्वपूर्ण है। वो किस्सा तो जो है ये बीजेपी, देखिए बीजेपी वाले, आरएसएस वाले या उसके जितने सिपा सालान हैं, चाहे यूट्यूब पर हो, तो बस उसके व्यक्तिगत जीवन में ही घुस जाते हैं कि एडमिनो से संबंध था, फिर और उसके जो चरित्रहीनता के जो किस्से हैं, मोहनदास करमचंद गांधी के भी जो चरित्रहीनता के किस्से हैं, इसी में घुस करके, और इसके पीछे भी इस बीजेपी और आरएसएस वालों या उनके जो सलाहकार की भी बड़ी एक साजिश है, षड्यंत्र है कि हमारे देश के लोग इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की भारत के खिलाफ की गद्दारियों को, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी की भारत के खिलाफ गद्दारियों की ओर ध्यान न दे और इसी में वो उलझ जाए। इसीलिए जो है कि खास करके बीजेपी के जितने भी समर्थक सलाहकार हैं या सिपा सालार हैं, वो इसी तरह की बात है कि नेहरू जो है, नेहरू के व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत उसकी चरित्रहीनता के विषय में वो उसी में घुसे रहते हैं, उसी में वो पिले रहते हैं। तो लेकिन भारतीय जनता दल तो कह रहा है कि ये बिल्कुल ट्रैश है, या बिल्कुल वो एज ए बंकम या व्यर्थ की चीज है। तो ये गद्दार नेहरू यही नहीं रुका, अब इस मसले को ले गया संयुक्त राष्ट्र संघ। जरा आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बताइए कि जो जमीन, जैसे आप गांव गिराज के भी होंगे, जो जमीन हमारी खुद की है, कोई उस घर का मुखिया, माने जिस घर की जमीन है, वो मुखिया जो है अपनी जमीन के मसले को जो है वो पंचायत में ले जाएगा कि पंचायत के लोग जो उसमें दखल लें। यही गद्दारी जवाहरलाल नेहरू ने भारत के खिलाफ की कि ये जो जम्मू कश्मीर का विलय अंतिम और पूर्ण रूप से भारत में हो चुका था, जिसके कारण वो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उसको जो है ले गया संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेशी ताकतों के द्वारा, यानी इस मसले पर दखल देने का एक दरवाजा खोल दिया इसने। विदेशी ताकत यही चाहती थी कि किसी तरह उनको कश्मीर के मामले में दखल देने का मौका मिले। तो वो जो है ले जा करके वो उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ले गया। इतना घोर गद्दार था वो जवाहरलाल नेहरू भारत के खिलाफ। और भी जानिए आप आदरणीय भारतीय भाई बहन, और आप सभी आदरणीय भारतीय आवाम, वहां ले जाकर के कई संयुक्त राष्ट्र संघ में जब विवाद के कई अध्याय, कई चैप्टर होते हैं। एक अध्याय वो है कि यदि आपको कोई तकलीफ है और कोई सहायता चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से, तो उसके लिए ये एक अध्याय है। दो देशों के बीच में विवाद है तो उसके लिए अलग अध्याय है। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 7, चैप्टर 6 है जबकि दो देशों के विवाद वाला है, और चैप्टर 7 जो है, यदि आपको कोई तकलीफ है, आर्थिक है, कुछ भी है, तो आप निवेदन करके जो है रिक्वेस्ट करके
वो सहायता संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए अध्याय 7 है या चैप्टर 7 है। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के बीच का एक विवाद मानते हुए, कौन जम्मू कश्मीर जिसका विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, जिसके कारण वो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उसको इसने पाकिस्तान के साथ यानी पाकिस्तान के साथ इसने उसको विवादास्पद मान लिया और विवादास्पद मानते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्याय 6 यानी उसके चैप्टर 6 में डलवाया। बताइए, जो जमीन हमारी खुद की है, जैसे गांव गिराज की जमीन है, उसको तीसरे पक्ष का और के साथ उसको तीसरे पक्ष के साथ या दूसरे पक्ष के साथ उसको विवादास्पद बना दिया इसने। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू, देखिए सारे तथ्य जो है हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं बार बार कहता हूं सभी भारतीय भाई बहनों को भी जानना चाहिए। और जो ये नेहरू को बचाती रहती है बीजेपी, इस बीजेपी से भी सवाल करना चाहिए। बीजेपी से बराबर सवाल हम हमारे सभी भारतीय भाई बहन करें कि तुम इन गद्दारों को क्यों बचा रहे हो। आप लोगों ने देखा ना कि 370 और 35 से इन सब ने हटा करके क्या तमगा लूटा, पूरे देश में सत्ता हथियाई, सत्ता का भोग कर रहे हैं। लेकिन 370 किसने लाया, 35A किसने लाया, क्यों लाया, और कितनी यानी भारत विरोधी और घिनौनी सोच थी, और इसके पीछे वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू था। इस पूरे तथ्य को सब बीजेपी वाले निगल जाते हैं। हमारे देश को लोग भूले नहीं इसको, बीजेपी को, ये गद्दारों को, जैसे गद्दारों को बचाने वाली कितनी बड़ी गद्दार है ये बीजेपी। तो आगे बताते हैं कि उसने चैप्टर 6 में डलवाया जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ, वो जम्मू कश्मीर जिसका कि विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था और जिसके कारण वो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था। इसीलिए जो है, जो अमेरिका बार बार, मैं समझता हूँ कि 10-15 साल पहले तक वो अमेरिका, जो कि हमेशा दखल इसने दिया है इस कश्मीर के मामले में, और ये भी जान लीजिए, ये अमेरिका जो है कई बार प्रस्ताव लाया है भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए। धन्यवाद करिए इस रूस को, रूस ने बार बार भारत को बचाया है अपना वीटो पावर लगा करके। मैं तो बार बार कहता हूं कि ये अमेरिका भारत का कभी मित्र हो नहीं सकता। बहुत ही खतरनाक दुश्मन है इस देश का अमेरिका। अब इसमें तो चीन भी हो गया है, खैर अब वो विषय ये भटकना। तो अमेरिका भी बार बार इसी विलय संधि पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर ही सवाल करता है। इसलिए वही गद्दारी नेहरू की ये इस मसले को जो ले गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, और संयुक्त राष्ट्र संघ ले जाकर के दो देशों यानी पाकिस्तान के साथ जो है विवादास्पद मुद्दा मानते हुए चैप्टर 6 में डलवाया उसने। इस कदर की गद्दारी की जानकारी हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम को होनी चाहिए। तो विवादास्पद मुद्दा माना और इसने जो है फिर इसने एक वक्तव्य दिया, भारत विरोधी इसने वक्तव्य दिया। किसने? इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वक्तव्य उसने ये दिया कि जम्मू कश्मीर के भाग्य का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जनमत संग्रह प्लेबिसाइट के द्वारा करेंगे। वो इस तरह का वक्तव्य उसने यूं ही नहीं दिया था, और उसने यूं नहीं दिया था।
उसके मन में जो भारत विरोधी मंशा जो पल रही थी वो ये थी कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की तादाद ज़्यादा है, वो बहुसंख्या में है, यानी मेजॉरिटी में है। और जैसा कि कई मौक़ों पर मैं बताता रहता हूँ कि जहाँ एक ओर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की मुल्क परस्ती और देशभक्ति पर पूरे देश को और भारतीय वाम ताकत दल को भी नाज है, और ये बात मोदी जी भी कर चुके हैं कि हमारे देश के जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं उनकी मुल्क परस्ती पर पूरे देश को नाज है। लेकिन एक कमजोरी बराबर जो है भारतीय वाम ताकत दल बताता रहता है कि देश विरोधी ताकतों की झूठ और अफवाह, भारत विरोधी ताकतों की झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार होते हैं। यह कमजोरी जो है उस तबके के लिए भी, भारतीय समाज के लिए भी और देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और यही कमजोरी वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू भी जानता था कि ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो कि जम्मू कश्मीर में बहुतायत में हैं, मेजॉरिटी में हैं, उनको पाकिस्तान के पक्ष में बरगलाया जा सकता है, उनको झुठलाया जा सकता है, और पाकिस्तान के पक्ष में इस प्रकार जनमत संग्रह लाया जा सकता है। इसी घिनौनी सोच के साथ उसने वक्तव्य दिया था कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट के द्वारा करेंगे। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम जरा गौर से देखें किस स्तर का वो भारत विरोधी गद्दार था वो जवाहरलाल नेहरू। लेकिन खैर संयुक्त राष्ट्र संघ में इस पर एक व्यवस्था हुई, वो जनमत संग्रह की बात, और उसमें शर्त थी कि दोनों देशों की सेनाएं जो है वह इस क्षेत्र में न रहें। लेकिन तभी से ये हमेशा जो आतंकवादियों को भेजना इसका चालू था। तो वो स्थिति ही नहीं आई कि जो है वो जनमत संग्रह की बात आई। और बाद में तो खैर कई चुनाव हुए, तो वो चुनाव ही तमाम जो है इस बात को माने सर्टिफाई करते हैं और प्रमाणित करते हैं कि भाई कई बार तो जब चुनाव ही हो रहा है तो चुनाव अपने आप में जो है वो अपने आप में एक जो है जनमत संग्रह का ही एक भाग है। तो खैर इसमें उस नेहरू की और पाकिस्तानियों की और भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की दाल नहीं गली। तो जब ये देखा गद्दार जवाहरलाल नेहरू कि इससे भी उसकी मंशा पूरी नहीं होती है कि ये पाकिस्तान को कि यह जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर सके, तब उसने ये संवैधानिक छल करके धारा 370 और धारा 35 से भारत के संविधान में जुड़वाया। उसके जुड़वाने के संबंध में इसकी गद्दारी की कहानी है। जब इसके जुड़वाने की बात आई और ये धारा 370-35 से जो है किसी संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक छल था, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करके ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने ये धारा जो है भारत के संविधान में वो जुड़वाया है। फ्रॉड इसलिए कि कोई संसद के द्वारा पारित होकर के पारित होने की प्रक्रिया के जरिए ये नहीं हुआ, सिर्फ जो है राष्ट्रपति के आदेश प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हुआ। तो जब इसको जोड़ने वाली बात आई तो इस नेहरू ने अपने चमचे शेख अब्दुल्ला को भेजा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उनके पास भेजा। बाबा साहब इस तरह के ड्राफ्ट को देखते हुए मैंने धारा 370 और 35 को जोड़ने वाले मैंने उस प्रस्ताव को देखते हुए तुरंत ताड़ गए, और बाबा साहब ने शेख अब्दुल्ला के मुंह पर कहा कि अच्छा
तो तुम खाएगा भारत का और गाएगा पाकिस्तान का। ये उसके मुंह पर उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने देश के साथ, बाबा साहब ने उससे अब्दुल्ला के मुंह पर कहा कि मैं अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तो उससे अब्दुल्ला को भगा दिया। तब ये मुद्दा खुद अपने हाथ में लिया इसे ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव डाल करके उनसे वो दस्तखत करवाया और राष्ट्रपति आदेश के लिए। तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही जो है वो धारा 370 और धारा 35 से ये सारी बातें बीजेपी वाले हमेशा इसलिए नहीं कहते हैं कि वो हमेशा उनकी जो मंशा रहती है इस गद्दार नेहरू को बचाना और गद्दार नेहरू की गद्दारियों को छुपाना, ये साजिश रहती है बीजेपी वालों की। तो धारा 370 और धारा 35 से का लबे लुबाब यही था कि जम्मू कश्मीर जो है भारत के संसाधनों का उपयोग तो करेगा, यानी भारत के आर्थिक संसाधन पर वो पलेगा, लेकिन भारत का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, कोई अख्तियार नहीं होगा। इस तरह की खतरनाक व्यवस्था इसने धारा 370 और धारा 35A के द्वारा दिलवाया इसने। बाकी तो उसका डिटेल छोड़ दीजिए, डिटेल में कि वो वहाँ प्रधानमंत्री की व्यवस्था हुई, धीरे खत्म हुआ, पूरा एक लंबा इतिहास है। लेकिन लंबे लुबाब मैं बता रहा हूँ कि धारा 370 धारा 35A का जो उसका निचोड़ था, जो उसका नेट रिजल्ट था, नतीजा था, ये था कि जम्मू कश्मीर भारत के संसाधन का प्रयोग तो करेगा, लेकिन भारत का उस जम्मू कश्मीर पर कोई वर्चुअल अधिकार नहीं रहेगा। तो इस प्रकार वो जम्मू कश्मीर, जिसे भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के शह पर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के हवाले नहीं कर सका, उस कश्मीर को जो कश्मीर, जिस कश्मीर का भारत में पूर्ण और अंतिम रूप से विलय होने के कारण वो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उस कश्मीर को जब ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के हवाले नहीं कर सका, तो धारा 370 और 35A के द्वारा, 35A की व्यवस्था के द्वारा वह जो है जम्मू कश्मीर को अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तान परस्तों का, ये फिर से सुन लीजिए, अलगाववादियों और आतंकवादियों और पाकिस्तान परस्तों का एक स्वर्ग बना दिया। वो स्वर्ग बना करके पाकिस्तान का एक तरह से वो उपनिवेश बना दिया, पाकिस्तान की कॉलोनी बना दिया इसने। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने उस जम्मू कश्मीर जो कि जिसका कि विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से होने के कारण भारत का अभिन्न अंग हो चुका है, हो गया है, इस कदर की गद्दारी। और उसका परिणाम क्या हो गया कि जब वो स्वर्ग हो गया आतंकवादियों का, उनके हौसले बढ़ते गए और उनकी नज़रों में ये कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन बहुत खटकते थे। उनकी जायदादें बड़ी वो खटकती थी कि हमारा तो पूरा आतंकवादी साम्राज्य है, अलगाववादियों का साम्राज्य है, और जो है पाकिस्तान परस्तों के समाज में ये कहाँ से जो है वो किरकिरी ये बने हुए हैं कश्मीरी पंडित। तो इन आतंकवादियों ने एक दिन करीब 25-30 हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की सामूहिक हत्या कर दिया। उसमें कुछ महिलाएं भी थी, कुछ बच्चे भी थे। सामूहिक हत्या सिर्फ जो है हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को आतंकित करने के लिए, उनको भयाक्रांत आतंकित करने के लिए इस तरह की हत्या किया। आतंकित करने के बाद ये आतंकवादी मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से
चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लगे कि ये इंडियंस जानते हैं ना कि ये कश्मीर के जितने आतंकवादी और आतंकवादी सोच के दो तरह, आतंकवादी और आतंकवादी सोच के, वो अपने को भारतीय नहीं मानते, या तो वो हमेशा कश्मीरियत की बात करते। इसीलिए तो भारतीय जनता दल कहता है कि अरे भाई बेवकूफ मोदी, कम से कम आप जो है उनसे तो सीख लीजिए जो जिनके अधीन आपके बड़े बड़े नेता, आपके दो बड़े शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जिस प्रधानमंत्री के अधीन जो है मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, तो उस प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई से सीख तो लीजिए। उन्होंने क्या कहा था आतंकवादियों के लिए कि यह जमीन पूरी है, ये भारत की जमीन है, जम्मू कश्मीर भी भारत की जमीन है, इसलिए इसमें सिर्फ भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए जो तत्व जिनका यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के लोगों में और यहाँ के संविधान में जरा भी कम विश्वास है, वो इस देश को छोड़ दें। मोदी महोदय, यदि आप उनसे सीख लिए होते कि कहते भाई जो अपने को कश्मीरी कहता है, भारतीय नहीं कहता है, तुरंत जो है इस देश को छोड़ दे, कह सकते हैं आप। लेकिन आपको उनसे सीख नहीं लेनी है, आपको तो गद्दार नेहरू की पूजा करनी है। और आप राष्ट्रवाद का मुखौटा भी पहने हुए हैं और राष्ट्रवादी होने का दम भी बढ़ते हैं। इसीलिए तो भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है कि कितने धोखेबाज किस्म का इनका राष्ट्रवाद है। तो आइए इसको वो समझ लीजिए। तो वो आतंकवादी मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से चिल्ला चिल्ला करके ये कहने लगे। अब उनके हौसले इतने बढ़ गए थे ना, जब वो धारा 370-35 से का ये प्रभाव हुआ उसका कि आतंकवादियों का और अलगाववादियों का, पाकिस्तान परस्तों का पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया और वो पाकिस्तान का एक उपनिवेश बन गया, वो कॉलोनी बन गई। और उसमें आतंकवादियों के इतने हौसले बढ़ गए। तो हाँ, तो वो जो है अपने को भारतीय नहीं कहते थे, इंडियंस नहीं कहते थे, बल्कि कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को वो इंडियंस बोलते थे, उनको वो इंडियंस भारतीय बोलते थे। तो हत्या करने के बाद, उनको आतंकित करने के बाद मैंने कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की हत्या करके उनको आतंकित करने के बाद ये आतंकवादी मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से चीख और चिल्ला कर ये कह रहे थे, ये इंडियंस मतलब ये कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन यदि अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी जायदाद, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों को छोड़कर चले जाएं। इतना अपमानजनक ढंग से वो आतंकवादी बोलने लगे। और हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन डर करके, आतंकित होकर के अपनी जायदाद को छोड़ करके बाकी तो कर उनकी जो धर्मपत्नियां थी, उनकी बेटियां थी, उनको लेकर कश्मीर के बाहर हो गए। इसी आजाद भारत में, कौन सा भारत, इतनी ताकतवर वाला उसकी सेना, तीनों सेना, उसमें जो है हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन मैंने एक शरणार्थी की जिंदगी, रिफ्यूजी की जिंदगी वो जीने को मजबूर है। आपको मैंने दिल्ली के आसपास मिलेंगे और भी आपके बॉम्बे में भी मिलेंगे और क्षेत्रों में मिलेंगे। यह देश के लिए कितना बड़ा शर्मनाक और एक कलंक है कि इस आजाद भारत में हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन जो है शरणार्थी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुए, सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों के कारण।
लेकिन बीजेपी वालों का और ये जेएनपीसी वालों का, इन समूह का एक संयुक्त षड्यंत्र तो देखिए कि नेहरू की गद्दारियों के दुष्परिणाम के तहत जो हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन जो जम्मू कश्मीर से निकले, उसको इन्होंने पहले तो वो हिंदू मुस्लिम कर दिया, और आज भी उसके लिए सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ही जो है वो जिम्मेदार मानते हैं। कौन? ये जो मानसिकता है जो बीजेपी वालों की, और बीजेपी के जो उसके और समर्थक जो संगठन है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू महासभा हो, बजरंग दल हो और हिंदू युवा वाणी, इस तरह का दुष्प्रचार जो है सिर्फ बीजेपी और ये हिंदू परिषद या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या युवा वाणी के द्वारा नहीं है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के भी जो प्रवक्ता आते हैं, वह भी नेहरू का नाम नहीं लेते हैं। वो भी उसके अंसार रजा हों और भी लोग आते हैं, तो बस नेहरू के पापों को ढकते हुए उल्टे जो है बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि कब आप जो है कश्मीरी पंडितों को वहां भेज रहे हैं, आप वो डेट बताइए। तो अंसार रजा जैसे लोग भी जेएनपीसी से कम गद्दार नहीं है। जितने भी प्रवक्ता आते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, अंसार रजा हुआ, शोएब जमई हुआ, वो सादाब चौहान हुआ, और साजिद रशीदी हुआ, और भी इस टाइप से देश के बहुत खतरनाक गद्दार हैं। क्यों? कि वो गद्दार नेहरू की गद्दारियों को छुपाने वाले वो एजेंट हैं। तो भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय भाइयों, इस तरह की पोस्ट, मीडिया पोस्ट जो है वो देखे गए हैं, जो कि यूपीएससी के जो प्रोडक्ट रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज के उनके जो रिटायर्ड जो अधिकारियों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें इस तरह की गंदगी देखी गई कि वो जो है, यानी हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का दर्द या उसका बयान इस तरह से दिखाते हैं कि इसके लिए मुख्यतः जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जिम्मेदार हैं। नेहरू की गद्दारियों को एक साजिशन वो ढकते रहते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन सभी समझें कि जो भी दुर्दशा हुई है हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की, और शिविरों में जो वो रहने को मजबूर हुए हैं, इस देश के लिए जो हमारे मुल्क के लिए जो बहुत वो शर्मनाक बात है और बहुत एक कलंक टाइप का है, उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो कम से कम हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जिम्मेदार बताने वाले षड्यंत्र को पहचानिए, और गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बेनकाब करिए, और सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ही बेनकाब मत करिए, जेएनपीसी को भी बेनकाब करिए, इन बीजेपी वालों को भी बेनकाब करिए कि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को क्यों छुपाते हैं। वैसे तो ये जेएनपीसी वाले और गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी, कांग्रेस और कांग्रेस वाले किस तरह का तर्क गढ़ते हैं। अरे जिसमें वो कश्मीरी पंडित निकाले गए थे ना, उसमें तो हम सरकार में थे ही नहीं, वो तो वीपी सिंह की सरकार थी, वो जाने उसको, बस यही। लेकिन इस संबंध में हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसकी सही तस्वीर समझें, इसकी जड़ को समझें, और जब जड़ समझेंगे तो देश के दुश्मनों को भी आप पहचान लेंगे, जेएनपीसी को भी पहचान लेंगे, गद्दार नेहरू को भी पहचान लेंगे, और इस बीजेपी को भी पहचान लेंगे, मोदी महोदय को भी अच्छी तरह से पहचान लेंगे आप। ये बीजेपी के ये अमित शाह वगैरह जो है धारा 370-35 से हटा दिए और नेहरू की गद्दारियों पर बिल्कुल चुप्पी साधे रहे,
तमगा लूटा, चुनावी माहौल बनाया अपने पक्ष में, सत्ता हथियाई, सत्ता को भोग किया, लेकिन गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों पर इनकी घिघी बंद थी। तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक था। एक बात आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जानते होंगे कि जो जितना शातिर किस्म का अपराधी होता है और शातिर किस्म का गद्दार होता है, वो शातिर किस्म का तर्क भी गढ़ता है और उसका सबसे बड़ा हथियार होता है झूठ और अफवाह। उसके कुछ नमूने जरा आप लोग देख लीजिए। ये जो आम आदमी पार्टी है वो जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस का या कांग्रेस का एक दूसरा अवतार है। एक मैंने सेकंड जो है, जो वो इनकार्नेशन है, अवतार है, और उसी की उपज है। तो उपज होने के कारण जितने भी दुर्गुण हैं जीएनपीसी के, वो दुर्गुण जो उसमें मैंने 20 और बढ़ करके वो दुर्गुण उसमें दिखाई देते हैं। वो दुर्गुण उसमें दिखाई नहीं, वो दुर्गुण उसमें हैं। जैसे केजरीवाल भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन करेगा और फिर बोलेगा और दूसरे वक्त में ये बोलेगा कि सभी लोग एक हों, भारतीयता के आधार पर एक हों, देश को विश्व का नंबर 1 बनाना है। तो जरा देख लीजिए, जो एक और तो जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन करता है। दूसरी ओर कहता है कि सभी लोग एक होइए और इस देश को दुनिया का नंबर 1 बनाना है। और जो है ये शराब के ठेके में जो है भ्रष्टाचार में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार में पूरे आकंठ डूबा हुआ है। केजरीवाल भी और उसका जो चेला है मनीष सिसोदिया, तो ये सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। और क्या कह रहे हैं? कट्टर ईमानदार। हालांकि मैंने बताया था कि ये कट्टर शब्द ईमानदारी के लिए नहीं होता है, कट्टर होता है आतंकवाद के लिए होता है। कट्टरता हमेशा बुराई के साथ होती है। कट्टर ईमानदार नहीं होता है। ईमानदार होता है बिल्कुल शुद्ध रूप से, भाई मैं ईमानदार हूं और शुद्ध रूप से ईमानदार हूं, ऐसा कहा जाता है, कट्टर ईमानदार नहीं। तो बोला कि हम कट्टर ईमानदार है। कट्टर का हमेशा शब्द होता है, हमेशा जो है जो कट्टर आतंकवादी और कट्टर जातिवादी, कट्टर जो है सांप्रदायिक, तो वहां कट्टरता चलती है। और फिर क्या कर रहे हैं? हम राणा प्रताप के वंशज हैं। तुम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो और जो है सहारा ले रहे हो महाराणा प्रताप का कि वो भी थे, वो भी भ्रष्टाचारी थे। तो इस तरह का ये झूठ बोलने वाला। और उस समय का झूठ ये भी है कि भाई ये शराब जो है पहले ही बताया गया है, और तमाम हमारे जो आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी और सर्वोच्च न्यायालय ने भी बार बार कहा है कि इस शराब का सेवन, मदिरा का सेवन जो है, सेवन से हमारा जो भारतीय समाज है एक कीमत चुकाता है, और उस कीमत की कोई भी और कीमत जो है उसकी भरपाई नहीं कर सकती। बात सही है। हमारे आम भारतीय भाई बहनों, हमारे आम गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। बताया गया है कई सामाजिक बुराइयों की वो जननी है, उसका स्रोत है, गंगोत्री है वो। उसके लिए कह रहा है कि अच्छा, जब बात उठी कि भाई तुम
बच्चों को भी वो शराब दे रहे हो। बच्चों का जो कैरियर, जो भविष्य है, बर्बाद कर रहे हो तुम। तो कह रहा है कि भाई, तो तर्क क्या गढ़ रहा है ये केजरीवाल कि इससे बच्चों का स्वास्थ्य बढ़िया होता है। ऐसे ऐसे तो शातिर किस्म के हैं इस देश के शत्रु, दुश्मन। लेकिन भारतीय भाई बहनों, आदरणीय भारतीय भाई बहनों, सिर्फ भारतीय जनता दल के द्वारा इनको दुश्मन कहे जाने से बात नहीं बनने वाली है। आप सभी भारतीयता के आधार पर एक होकर के इन देश के दुश्मन ताकतों, केजरीवाल के रूप में इत्यादि को माकूल जवाब देना है। आपको इनको शून्य करना है ईवीएम पर। जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के, गोवा के, उत्तराखंड के भारतीय भाई बहनों ने इनको माकूल जवाब दिया, हालांकि वो पूरा माकूल नहीं था, सिर्फ जमानत जब्त हुई है। जरूरत इस बात की है कि इन सबों को शून्य वोट मिले, बिल्कुल माने नजारे से, सिनारियों से बिल्कुल गायब हो जाए। इसकी आवश्यकता है। बताइए, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन करता है। खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ इसके संबंध हैं। और भी हैं कि जो है भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों, अंतर्राष्ट्रीय जो देश है उनका एजेंट है। ऐसी भी खबरें हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण जो विषय है, इतना सब जानते हुए कि मोदी जी इतने खतरनाक देश विरोधी, भारत विरोधी केजरीवाल को क्यों पाल रहे हैं? धारा 356 जो है वो किसके लिए है? इसलिए जब भी देश विरोधी ताकतों का वर्णन होगा, उनका संदर्भ आएगा, बार बार यह आएगा कि मोदी जी जो है सारी देश विरोधी ताकतों को बिल्कुल पाल करके उनसे देश विरोधी हरकतें या कारनामे या गतिविधियां चलवा रहे हैं। इसी तरह का झूठ और अफवाह जेएनपीसी, इतनी बड़ी देश की गद्दार, इतनी बड़ी देश के अभिशाप जो है, उसके आदमी, उसका राहुल कह रहा है कि भारत जोड़ो, जिसने भारत को खंड खंड कर दिया, भारत विभाजन करवा दिया, भारत के अपने हिस्से जो दुश्मन चीन को सौंप दिया, वो आज कह रहा है कि भारत जोड़ो। लेकिन हाँ, जितनी भी देश विरोधी ताकतों को इस तरह का झूठ बोलने का जो हौसला है, कौन बढ़ा रहा है? मोदी बढ़ा रहे हैं। वरना कोई शासन व्यवस्था होती तो इनका मुंह जो है वो बंद कर देते कि तुम कैसे कह रहे हो भारत जोड़ो का? तुम इस देश को खंड खंड करने वाले हो, तार तार करने वाले हो, देश का विभाजन करवाया। और यही नहीं, वो कोई मौलवी थे, मौलाना या मौलवी वजाहत कासमी साहब, उन्होंने कहा इस कांग्रेस ने 1 लाख दंगे करवाए हैं। तो तुम्हारा ये इतिहास, तुम कह रहे हो भारत जोड़ो, और ये इनको हौसला दे रहे हैं, इनको आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। इनको हौसला दे रहे हैं कि वो वंदे मातरम बोलते हुए कह रहा है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 बनाना है, सब लोग एक होइए। कि सारे मौके, सारी सहूलियत और सारा जो है ये मोदी जी इन देश विरोधी ताकतों को दे रहे हैं। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे, इस बात को गौर करें कि मोदी जी और मोदी जी का राष्ट्रवाद वो कितना भारत विरोधी है, देश विरोधी है। लेकिन निदान आप भारतीय भाई बहनों के हाथ में है। भारतीयता के आधार पर एक होइए और इन सारी ताकतों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ने के लिए ईवीएम मशीन पर उसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध, प्रतिबद्ध, सन्नद्ध और निश्चय करिए।
तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।